शीट मिल गई आप लोगों को? यस सर। सभी शीट मैंने दे दी है, ठीक है। नहीं तो बाई चांस फिर से भूल जाओगे तो एक ही बार में सभी शीट प्रोवाइड कर दें आपको। अब देखिए हीट ट्रांसफर में आपने देखे थे कि 3 मोड होते हैं। एक तो पहला क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन के केस में क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन पार्टिकल्स आपके मूव नहीं करते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और पार्टिकल्स आपके मूव करते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक। अगर हम यहाँ पे कंडक्शन के बारे में बात करें तो मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब कि हायर टेम्परेचर, और एक बॉडी है जो कि आपका लोअर टेम्परेचर पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, रॉड कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिव रॉड है, ठीक है, जो कि हीट को कंडक्ट कर सकता है। तो हमेशा हीट किस टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट आपका हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। अब जब हीट आपका हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो कर रहा है तो उस केस में हर एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसको बेसिक तरीका क्या है इसको समझने का, कि हम लोग रेजिस्टेंस वाले चीजों को समझ लें, ठीक है। अगर ये फंडा क्लियर है तो मेरे को हीट करंट की चीजें सभी आराम से कैलकुलेट हो जाती है। सेम चीजें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये V1 है, ये V2 है। तो मेरे को ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो जो करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। यही है ना ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं हीट करंट, जो भी करंट आपका फ्लो कर रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हीट करंट dq अपॉन dt, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर सेकेंड जो आपका हीट फ्लो कर रहा है उसी को आपने क्या कहा, हीट करंट। ये आपका हीट करंट है, आईएस लिख लीजिए, हीट करंट। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपल कहता था कि करंट किसके प्रोपोर्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ पे जो हीट करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की। तो आपने कहा इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। यहाँ पे जो हीट सिंपल करंट होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। या सिंपल हम लोग लिखें आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे करंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करंट ये लिख सकते हैं ना, 1/r पुट कर दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर है उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। अगर लेंथ ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगी। उसी तरीके अगर इस कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, कम, ठीक है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक। यहाँ पे अगर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने कहा कि ऐसा कुछ है, ये रॉड ऐसी है, ठीक है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया में हीट आपकी फ्लो कर रही होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो मैंने कहा कि जो हीट करंट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो यहाँ पे आ गया हीट करंट इज इक्वल टू के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी। के को क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है।
यहाँ पे के चीज किस चीज को डिनोट करता है? थर्मल कंडक्टिविटी। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? आई क्या है? हीट रेट। ठीक है, मतलब कि जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड का मतलब क्या होगा? वॉट। ठीक, तो आई की यूनिट क्या है? वॉट। एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब कि क्या बचेगा? मीटर। एक कैंसिल हो जाएगा ना डायमेंशनली, तो ये मीटर बचेगा, तो इधर नीचे आ जाएगा पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो के की यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अगर इसके थ्योरी के बारे में बात करें, स्टार्टिंग में जैसे ही आपने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? हीट करंट आपकी फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अगर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अगर आपकी हीट करंट फ्लो कर रही है, हम लोग सिंपल अगर माने कि यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज नहीं होता, ये यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन के लिए कि हम लोग अगर करंट वाले रिलेशन को जानते हैं, तो यहाँ पे हीट करंट भी वैसे ही निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वो तो है नहीं, वो करंट अलग कॉन्सेप्ट होता है, हीट करंट अलग कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे समझूं हीट करंट को, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो हीट करंट तो आपने कहा कि जूल पर सेकंड, कितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है पर सेकंड। मैं स्टडी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका लॉजिक क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट कंसीडर करूं, मैंने कहा कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 1, 2 एंड 3। ये टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर मान लीजिए आपने लिया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट आपकी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी। अगर मैं अलोंग द रॉड जाऊं, अगर अलोंग द रॉड मूव करूं, तो 1 पॉइंट पे टेम्परेचर, 2 पॉइंट पे टेम्परेचर और 3 पॉइंट पे टेम्परेचर कम होता जाएगा ना। ठीक है, और ये किस रेशियो में कम हो रहा है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। कम हो रहा है, लेकिन ये आपका लीनियरली डिक्रीज हो रहा है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, इसका एक पूरा बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है, चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो स्टेज हम लोग पढ़ते हैं, एक आप लोग पढ़ते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, और एक होता है आपका स्टेडी स्टेट, है ना। ट्रांजिएंट जैसे कि आप लोग कैपेसिटर के बारे में, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें क्या होता है कि करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है, फिर फाइनली करंट मैक्सिमम मतलब कि पूरा फुल्ली चार्ज हो जाता है, उस पर क्यू चार्ज आ चुका है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने देखा होगा जो ग्राफ बनता है वो आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, अगर चीजें याद आ रही है तो। अगर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल बनता है। लेकिन स्टडी स्टेट पे जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है,
उस केस में पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, अच्छा फुल्ली चार्ज हो गया तो वो कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट? इंडक्टर स्टार्टिंग में, चलिए तो दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं सिर्फ ट्रांजिएंट स्टेट और स्टडी स्टेट को सिर्फ डिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक हीटर का कॉइल है, हीटर है, मैंने स्विच ऑन किया तो हीटर को ग्लो करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे 4-5 मिनट के बाद फुल्ली ग्लो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं समझी, इसलिए लेंस लॉ डिफाइन किया गया था इंडक्टर के केस। उन सब चीजों को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल ये देखने की, अगर मैंने हीटर को ऑन किया तो उसको फुल्ली ग्लो करने में कुछ टाइम लगता है, 4-5 मिनट का टाइम जो भी लगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में करंट कितनी थी हीटर में? 0, स्विच ऑन करने से पहले। अब जैसे स्विच ऑन किया तो करंट कितनी फ्लो करना चाहती, मैंने कहा कि करंट की वैल्यू मान लीजिए 2 एम्पियर। तो जैसे स्विच ऑन करूंगा तो 2 एम्पियर फ्लो होना चाहिए, तो 2 एम्पियर फ्लो नहीं करता, वो धीरे 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 करके राइज होता है, 2 एम्पियर तक पहुंचता है, क्योंकि लेंस लॉ के कारण उसको अपोजिशन मिलता है, करंट को जल्दी फ्लो नहीं करने देता, ठीक है, इसलिए उसको टाइम लगता है। तो ये जब 0 से लेके 2 तक जा रहा है, ठीक है, ये जो 0 से लेके 2 तक जा रहा है इसे वो कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। और जब फुल्ली ग्लो कर गया, अब उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? 2 एम्पियर, ठीक है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है। तो जब फुल्ली ग्लो कर गया तो उसमें 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब वो कैसा स्टेट है? स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट पे पहुंच चुका है। अगर मैं इंडक्टर के केस में बात करूं तो स्टडी स्टेट पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है कि ओपन सर्किट? शॉर्ट सर्किट छोड़िए, चलिए मैं तो सीधा बता रहा था कि स्टडी स्टेट क्या होता है और ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है। तो आपने देखा कि स्टडी स्टेट का मतलब जब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। अब ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है कि अभी चेंजेस हो रहे हैं, करंट 0 से 2 एम्पियर तक बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब 2 कांस्टेंट हो गया, मतलब कि स्टडी स्टेट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ये तो क्लियर है कि इस वाले पॉइंट का ज्यादा टेम्परेचर होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, ठीक। ट्रांजिएंट स्टेट पे जो टेम्परेचर और लेंथ के बीच में रिलेशन आता है, क्योंकि लेंथ के अलोंग टेम्परेचर है, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेट पे जो टेम्परेचर का रिलेशन आता है वो ऐसा होता है। मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था मेंस में कि कंडक्शन के केस में वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अलोंग द रॉड क्या होता है, ये ग्राफ होता है, ठीक है। कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे इंपॉर्टेंट हो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक। ये होता है, लिख लीजिए चीजें। एक्स मतलब लेंथ, लेंथ के अलोंग। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ, ठीक। बिफोर स्टेडी स्टेट, मतलब कि ट्रांजिएंट स्टेट का ग्राफ है ये।
टेम्परेचर और लेंथ के बीच में रिलेशन। अब देखिए, जब स्टडी स्टेट आ चुका, जब स्टडी स्टेट आता है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था, थ्योरी का ही था कि जब ट्रांजिएंट स्टेट है तो क्या हर एक पॉइंट पे हीट करंट सेम रहेगी? आंसर लिखिए नहीं। सिंपल लॉजिक भी आपका देखिए कैसे कैसे नहीं होगा। ये रॉड है, ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे। मैं कोई सा भी स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट ले लूं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इधर मैं हीट करंट के बारे में बात कर रहा हूँ, और एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, इधर मैं हीट करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ये देखना है कि दोनों पॉइंट पे हीट करंट सेम होगा कि नहीं। अगर मैं दोनों पॉइंट पे हीट करंट देखूं तो जो हीट करंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, या जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, ये लिखा था ना। तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसकी थिकनेस तो dx है, मतलब कि जो हीट करंट है उसका लेंथ कितना है, dx। तो लेंथ दोनों के लिए सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा। ठीक, मेन बचा ये डेल्टा टी। यहां पर आपको पता है कि ये वाला पॉइंट का जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और जो कम हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। ठीक है, लीनियरली कम नहीं हो रहा। तो अगर एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, और इस वाले पॉइंट पे जो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या दोनों सेम रहेंगे? जैसे कि मान लीजिए ये टेम्परेचर आपका, ये पहला वाला, ये T1 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है। इस वाले में ये T3 है, ये T4 है। टेम्परेचर डिफरेंस यही है ना, dt। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है क्या सेम है? सेम dx के लिए अलग अलग है। देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, तो आगे जाते जाते टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस पे लेंथ के अक्रॉस, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा क्योंकि ये फ्लैट होता जा रहा है। ठीक, तो इसलिए यहां पर बिफोर स्टडी स्टेट जो आपका हीट करंट होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट। यहाँ पे आपका लॉजिक क्या कहता है, कौन सा हीट करंट ज्यादा होना चाहिए, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला, है ना। ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, ये टेम्परेचर डिफरेंस कम है क्योंकि फ्लैट होता जा रहा है कर्व। ठीक है, तो बिफोर स्टडी स्टेट जो हीट करंट होता है अलोंग द रॉड वो क्या रहता है, डिफरेंट। क्लियर है यहां तक? दूसरा पॉइंट, जब स्टडी स्टेट आ गया, एट स्टडी स्टेट पे जो टेम्परेचर होता है अलोंग द रॉड वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है ताकि कांस्टेंट हीट सप्लाई मिलती रहे। देखिए कहने का मतलब क्या है, स्टडी स्टेट आ चुका, स्टडी स्टेट पे
एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। जब स्टडी स्टेट आ गया तो जो टेम्परेचर है अलोंग द रॉड, रॉड के अलोंग आपको पता है टेम्परेचर अलग अलग है हर एक पॉइंट पे। तो यहां पे मैंने कहा कि एट स्टडी स्टेट जो टेम्परेचर है वो अपने आप को ऐसे अरेंज करता है इन डिक्रीजिंग मैनर। अगर मैं अलोंग द रोड मूव करूं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर अपने आप को इस हिसाब से अरेंज करता है इन डिक्रीजिंग मैनर सो दैट कांस्टेंट हीट सप्लाई अक्रॉस द रॉड, ताकि जो हीट सप्लाई है अक्रॉस द रॉड वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। सेम हो जाए इसका मतलब हर एक पॉइंट पे हीट करंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। हर एक पॉइंट पे हीट करंट कब सेम होगा, जब ये ग्राफ कैसा हो जाए, लीनियर। अब मैं देखूंगा हर एक पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ये टेम्परेचर डिफरेंस ये सेम आएगा, है कि नहीं। मैं मैथमेटिकली चीजों को समझ रहा हूं, कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा, ठीक। तो लिख लीजिए इसको अपने वर्डिंग में। स्टडी स्टेट पे क्या होता है, स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर अलोंग द रॉड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है इन सच अ मैनर सो दैट देयर इज ए कांस्टेंट हीट सप्लाई अक्रॉस द रॉड। क्लियर है। तो आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अलोंग द रॉड टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कहा कि ये मान लीजिए रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है आपका, ये आपका हायर टेम्परेचर पे था और ये आपका लोअर टेम्परेचर पे। रॉड के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर अलग अलग होगा। अलोंग द रॉड टेम्परेचर इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन बनेगा ना एक, मैंने रॉड के कहीं पे बीच में क्रॉस सेक्शन ले लिया। मैंने कहा कि इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहेगा या डिफरेंट। सेम सेम। लॉजिकली सोचिए ना, यहां से यहां जा रहे हैं। मैंने कहा इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस, इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर कितना 5 डिग्री सेल्सियस। इस वाले पॉइंट पे अगर 10 डिग्री सेल्सियस को कट कर दीजिए तो मेरे को क्रॉस सेक्शन नजर आएगा ना सामने से, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा ना, इसको कट कर दीजिए तो ऐसे क्रॉस सेक्शन नजर आएगा ना। तो इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। लिख लीजिए इसको अपनी बॉडी में। अभी आपने हीट करंट को लिखा था, हीट करंट
dq अपॉन dt के ए dt अपॉन dx। मैं स्मॉल लेंथ के अक्रॉस निकाल रहा हूं। ये मान लीजिए रॉड है, ये लेंथ कितनी है dx, ठीक है। हीट करंट ऐसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, तो हीट करंट तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी। तो मैंने कहा इसके अक्रॉस हीट करंट कितनी है, तो इसकी लेंथ कितनी है dx है ना, तो L की जगह dx लिखूंगा, सेम फॉर्मूला वही। अगर मैं इस वाले पॉइंट से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो dt की वैल्यू क्या होगी, प्लस या माइनस? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर माइनस। अभी तो मैंने बताया यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। dt का मतलब क्या होता है, आगे वाला टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अलोंग द रोड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए dt की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। dt अपॉन dx को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। हाँ, टेम्परेचर टेम्परेचर, ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस पॉइंट पे आपको टेम्परेचर निकालना है। एक रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी गई है 20 वॉट पर केल्विन पर मीटर। रॉड की लेंथ है 10 मीटर और यहाँ पे हायर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो 3 मीटर पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हीट करंट निकालें। हीट करंट की वैल्यू के की वैल्यू कितनी है 20। ए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, नहीं दिया है, चलिए। क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी कितना है 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ कितना है 10, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻2। आगे समझ में, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया बस मैंने। तो हीट करंट मेरा निकल गया जूल पर सेकंड। अब स्टडी स्टेट पे अलोंग द रॉड हीट सप्लाई क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये जो हीट करंट है हर एक पॉइंट पे सेम होगा, सेम करंट फ्लो करती है अलोंग द रोड, ठीक। तो ये तो आपने आई निकाल लिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट को, तो ए बी के क्रॉस भी जो करंट होगी वो भी वही होनी चाहिए ना, है ना। तो अगर मैं ए बी के क्रॉस करंट निकाल रहा हूं तो ए बी के क्रॉस करंट कैसे निकालूंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा,
k इंटू ए, k की वैल्यू 20, a की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁴, डेल्टा टी, t माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितनी है 7, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 2 इंटू 10⁻²। आगे समझ में? तो यहां से टेम्परेचर आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है, आप ये वाली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 माइनस टी करके मैंने t माइनस 0 इसलिए किया क्योंकि एक ही यहीं से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ। क्लियर है? अच्छा एक चीज और, आगे मैंने पूछा यहाँ पर हीट ट्रांसफर्ड इन 5 सेकेंड, क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 सेकेंड में कितना हीट ट्रांसफर हुआ होगा? कैसे? सिंपल यूनिटी मेथड, 1 सेकेंड में कितना हीट सप्लाई हो रहा है 2 इंटू 10⁻² जूल, है ना। तो 5 सेकेंड में कितना होगा 5 इंटू 2 इंटू 10⁻², इतना हीट सप्लाई होगा 5 सेकेंड। हीट करंट का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। क्लियर है? Find temperature as a function of x. Find temperature as a function of x. स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट है, प्योर मैथमेटिक्स है, एंड ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ। सिंपल, जैसा भी क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। लॉग कैसे आ जाएगा? हीट करंट सेम होगा ना, तो मैं पूरे के लिए अगर हीट करंट निकालूं, पूरे के लिए हीट करंट कितना हो जाएगा, के ए डिवाइडेड बाई एल,
टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL, और मैं इस वाले पॉइंट के लिए हीट करंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, KA डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स, ये डिस्टेंस L माइनस एक्स है ना, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T एज द फंक्शन ऑफ x माइनस TL। तो यहाँ पे देखिए KA कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग T एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बस, TX माइनस TL इज इक्वल टू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L इंटू TH माइनस TL, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स अपॉन L, TH माइनस TL। तो देखिए TX माइनस TL इज इक्वल टू TH माइनस TL, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, TH माइनस TL इन डिवाइडेड बाई L इंटू एक्स। यहाँ पे TL और TL कैंसिल हो जाएगा, तो TX देखिए क्या आ गया, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L इंटू एक्स। यही आ रहा है ना, इसको कंपेयर कीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप है वो माइनस है, नेगेटिव स्लोप है ना, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है और x इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना है, TH, ये तो क्वेश्चन में भी था, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना हम लोग, तो क्योंकि यहीं से x मेजर किया मैंने, ठीक। x इज इक्वल टू 0 हो तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TH, x की वैल्यू L हो जाएगी तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, TL। वैल्यू पुट करके देखिए, x की जगह L पुट कर दीजिए, L कैंसिल हो जाएगा, TH कैंसिल हो जाएगा, एक TL बचेगा बस, ठीक है। जिसका मतलब जो हम लोगों ने किया बिल्कुल करेक्ट किया। तो यहाँ से मेरे को कैसा रिलेशन मिल रहा है, हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये x और t, इनिशियली टेम्परेचर कितना है TH, और फाइनली टेम्परेचर कितना हो जाएगा TL, कितने लेंथ पे, L लेंथ पे, और इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, खत्म। और यही अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि लीनियर रिलेशन आ जाता है स्टेडी स्टेट पे, प्रूव हो गया ना। नोट कर लिया, अभी आपने हीट करंट को लिखा KA बाई L इंटू डेल्टा T, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे करंट जानते हैं रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको इसी के फॉर्मेट में मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा T डिवाइडेड बाई L अपॉन KA, लिख सकता हूँ ना ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, जैसे कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा ये भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हम लोग नया वर्ड देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस पर वॉट। ये थर्मल रेजिस्टेंस चल गया ना, इसको RT से डिनोट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा T डिवाइडेड बाई RT, थर्मल रेजिस्टेंस को RT से डिनोट किया, और ये आपका हीट करंट है, तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई IH। टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? केल्विन। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन पर वॉट। तो थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? केल्विन पर वॉट या डिग्री सेल्सियस पर वॉट, जो भी कह लीजिए। नोट कर लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिस्कशन ऑन थर्मल रेजिस्टेंस। डिस्कशन ऑन थर्मल रेजिस्टेंस। अभी RT आपने निकाला L/KA, ठीक है। रेजिस्टेंस हम लोग क्या जानते हैं? रो L/A, ठीक है। ये L का मतलब है क्या? R इज इक्वल टू रो L/A, जानते हैं? रेजिस्टेंस में आपने कई क्वेश्चन किए। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू रो L/A, पढ़ा है ना, ये तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे L है क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर, रजिस्टर पर ठीक है। तो चलिए एक yes, फिगर बनाता हूँ, उसके लिए बताइएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ वहां पे वो क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, सिर्फ बता दूंगा कि वहां पे ऐसा किया था, यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। किसी एक ही जगह एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ थर्मल रेजिस्टेंस। मान लीजिए क्यूबॉइड कंडक्टर है, एक कॉपर का कंडक्टर है क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है, ये करंट का डायरेक्शन, कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आर की वैल्यू क्या होगी? क्या? हाँ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? A/KBC. A/KBC, हाँ सही है। करंट ऐसे जा रही है, अब B/KAC. देखिए यहाँ पर जो L होता है, अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कौन सा? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले केस से देखूं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो इस डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ कितनी है? A, इसलिए L की जगह A। K इसका थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया यही होगा ना जब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? B इंटू सी। ये इसके लिए है रेजिस्टेंस। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस
करंट के डायरेक्शन में लेंथ कितना है, बी, डिवाइडेड बाय के, क्रॉस सेक्शन एरिया यही होगा इस बार, ए इंटू सी। ठीक है, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इनटू द बोर्ड, बस सी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर एक दो पॉइंट लिखवा रहा हूं। निकलिए, लिखिए, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, thermal resistance depends on first dimension of body, second material, third direction of flow of heat current, direction of flow of heat current, and last temperature. फिर लिखिए, thermal conductivity, thermal conductivity depends on first point material, second point temperature. आपको ये बता सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि या घटेगी, और क्यों? टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और क्यों? इंक्रीज होगी कंडक्टिविटी। क्यों 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 क्यों? पार्टिकल्स का ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, फिर इसके वर्डिंग में आंसर छुपा हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कि ऐसा मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि जो कि क्या करे, हीट को कंडक्ट करे। थर्मल मतलब हीट, कंडक्टिविटी मतलब जो कंडक्ट करे। जो बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, मतलब कि ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें थर्मल कंडक्टिविटी, और दूसरा पॉइंट आपको ये भी पता है कि जो हीट का ट्रांसफर रेट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी।
ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो हीट फ्लो बढ़ जाएगा ना, हीट रेट फ्लो कर बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ज्यादा कंडक्ट करेगा अच्छे से। नहीं है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, वहां पे एक रिलेशन है तो उसको कोरिलेट करके समझा सकते हैं। अभी मेरे को पता है आप लोगों को तो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट याद नहीं आ रहा था, तो अभी मैं रिलेशन लिखूंगा तो और नहीं पता चलेगा कि क्यों लिख दिया सर ने, तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोरिलेट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट, अच्छा इससे पहले जो पॉइंट लिखवाया था थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स, वो चारों पॉइंट क्लियर है क्या? पहला पॉइंट था आपका, हाँ, है? अच्छा मैथ्स की क्लास लेंगे, अगले हफ्ते दे। हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन फॉलोइंग पैरामीटर, डायमेंशन, डायमेंशन अलग अलग होगा तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ हीट करंट, जिस डायरेक्शन में हीट करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो लेंथ लेते हैं, लेंथ अलग अलग हो जाएगी तीनों डायरेक्शन लूंगा तो। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। क्लियर है यहाँ तक? हीट करंट ऐसे फ्लो करता है, तो आपको इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दी हुई है ऑफ द गिवन फिगर। मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2। हमें क्या निकालना है? थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। L/K/R2² minus R1²। सही है, ऐसे आ जाएगा।
तो इसमें टेम्परेचर का कुछ काम नहीं था? नहीं, वो तो हीट करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए बस बोल दिया था। हीट करंट आपकी क्या होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी। हम लोग बिल्कुल बेसिक को याद रखेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन के। ठीक है, हीट करंट इस डायरेक्शन में मूव करे, इसका मतलब एल कितनी है, लेंथ के इक्वल। तो मैंने कहा ये तो एल के इक्वल है, डिवाइडेड बाई के। ए कितने एरिया में करंट फ्लो कर रहा है, ये है ना शेडेड पोर्शन के एरिया। तो शेडेड पोर्शन के एरिया कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अंदर का टेम्परेचर हायर है और बाहर का टेम्परेचर लोअर है। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। वन अपॉन के पाई R1 प्लस R2। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सोचिए सोचिए दूसरे तरीके से, देखो बेसिक को मत भूलिएगा। क्या आर इज इक्वल टू एल अपॉन के, ये कैसे लिखते हैं, बस वो लिखे आपको समझ में आ जाएगा। गलत है। आप लोग का मैथ्स है ना, इस टाइप के आंसर से लगता नहीं है कि मैथ्स है, और दिन भर मैथ्स ही पढ़ते रहते हैं। सर एल अपॉन के 2 पाई R L। नहीं, कुछ गलत नहीं है, था। गलत है, गलत है। इमेजिन कीजिए, फिगर को समझ में आ जाएगा। गलत है, आप लोग फिगर को इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में हो कैसा रहा है। अभी मैं बताऊं तो बोलेंगे इतना आसान था कुछ।
अब तो पिटाई कर दूंगा इसके बाद। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं अंदर वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर वाले का टेम्परेचर कम है, तो हीट करंट तो ऐसी जाएगी ना। ये है हीट करंट, है ना। हीट करंट बाहर की तरफ जाएगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जब हीट करंट बाहर की तरफ जा रही है तो क्या चीज चेंज हो रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस मैं यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशियल एलिमेंट लूं कोई छोटा सा, मैंने एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, ये तो अभी जब हीट करंट यहाँ पे पहुंची तो यही एरिया आएगा ना। इमेजिन कीजिए 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो ये कैसा एरिया है? ये तो एक सिलेंडर बन रहा है ना। अब सर तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई r into l, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ से डिस्टेंस आपने क्या मान ली? x, और इस वाले जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसकी थिकनेस कितनी मान ली? dx, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये अंदर वाला r1 है, बाहर वाला r2 है, और जो डिफरेंशियल एलिमेंट माना है वो ये है, ये है डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है? x, और इसकी थिकनेस कितनी है? dx। आया समझ में? ठीक। अब अगर इस वाले डिफरेंशियल एलिमेंट के एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया 2 पाई x इंटू एल, है ना। तो मैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट, अच्छा ये बताइए जब करंट जा रही है तो करंट तो ऐसी जा रही है अंदर से बाहर की तरफ, ये करंट जा रहा है ऐसे चारों तरफ जा रहा है ना करंट, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, ये करंट जा रहा है, ठीक। ये जो करंट जा रहा है तो ये पहला डिफरेंशियल एलिमेंट आया, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट होंगे ना। एक डिफरेंशियल एलिमेंट ये आ गया मान लीजिए, ये वाला। हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट में सेम करंट फ्लो कर रही है ना, है कि नहीं? अगर हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट में सेम करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इस डिफरेंशियल एलिमेंट का रेजिस्टेंस R1 है तो सभी रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए ना, क्योंकि सीरीज में सेम करंट होती है, ठीक। तो यहां पे मैं सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट का स्मॉल रेजिस्टेंस निकालूं, ये छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट जिसकी थिकनेस dx है, तो इसका स्मॉल रेजिस्टेंस dr विल बी इज इक्वल टू L अपॉन के ए। L क्या है? dx, है ना, क्योंकि करंट जा रही है तो कितनी लेंथ को कवर कर रहा है? dx, ठीक। तो L की वैल्यू है dx अपॉन के ए की वैल्यू कितनी है? 2 पाई L इंटू एक्स इंटू डेल्टा टी, है ना, सॉरी यार ये, ठीक है। तो R इज इक्वल टू एल अपॉन के इंटू ए। मेरे को तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए ना, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं तो सिंपल इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना। सिंपल इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सभी रेजिस्टेंस सीरीज में है। अगर पैरेलल होते हैं तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाता। इतना क्लियर है ना सभी को? ठीक। तो यहां पे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? R1 से R1 से R2। R2। सही से सॉल्व कीजिएगा, अब गलत नहीं होना चाहिए। ये सॉल्व हो जाएगा ना। 1/x का इंटीग्रेशन पता है ना, यहाँ पे ln आएगा।
log R2 upon R1 K 2 pi L. हम्म 1/2 पाई के एल ln R2/R1 ये आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। ऐसा फिगर पढ़ते हैं ना मैथ्स में, क्या कहते हैं इसको? फलक्रम। Rust. कस्टम, हाँ वैसे ही है। सॉलिड, ये एक ऐसा मटेरियल है और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको के दी हुई है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट। इसका आंसर मैं बताने वाला नहीं हूँ, अगर इस भरोसे है कि मैं बताऊंगा। क्या लॉग तो इसमें आएगा ही नहीं। One upon K pi. No, एक second. R2 minus R1 into upon K pi R1 R2. गलत। हिंट दे रहा हूँ, ट्राई कर लीजिएगा।
ये मैं यहाँ पे क्या लूंगा कि स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा। यहां से मान लिया आपने x डिस्टेंस पे, इसकी थिकनेस कितनी है dx, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है स्मॉल r, ठीक। अगर इसके लिए मैं स्मॉल dr निकालूं तो इसके लिए स्मॉल dr क्या हो जाएगा, l कितना है dx अपॉन k इंटू a, एरिया कितना हो जाएगा। अगर इसको मैं कट करके देखूं तो मेरे को कैसा नजर आएगा, डिस्क, ठीक है। तो ये pi कितना हो r जाएगा, square. पाई आर स्क्वायर, एल अपॉन के इंटू ए। अब जितने भी छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट हैं, हर एक में सेम करंट फ्लो कर रही है ना। इसका मतलब ये सभी रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड है तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। लेकिन यहां पे कितने वेरिएबल हैं, 2। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करूं तो एक्स चेंज हो जाएगा, एक्स चेंज हो जाएगा तो आपका रेडियस भी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे कि आर और एक्स के बीच में रिलेशन निकालें। कैसे निकालेंगे, ये कुछ आपको ऐसे ही नजर आ रहा है ना Deborah. फिगर, ये कितना है बी, ये कितना है ए, ऐसे ही है ना, और ये लेंथ कितनी है एल। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, यही तो आर है अगर ध्यान से देखें तो, और ये क्या है एक्स। आर और एक्स के बीच में ग्राफ बना दिया मैंने बस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो मैं क्या वहां से रिलेशन निकाल सकता हूँ आर और एक्स के बीच में, और उसको उस इंटीग्रेशन में पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा। अरे मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स से ही पढ़ाई नहीं रहा आज तो मैथ्स करवा रहा हूँ आप लोगों को। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आज का टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होंगे, आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y r इज इक्वल टू एम एक्स, एम कितना है स्लोप, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है b माइनस ए, बेस कितना है l इंटू एक्स प्लस सी, सी कितना है ए। मेरे को r और x के बीच में रिलेशन पता चल गया, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए r के टर्म में, या r की वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म में, जो आपको सहूलियत लगे। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या था हम लोगों का, आर थर्मल इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन के इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, यही था ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, dx की वैल्यू पुट कर दीजिए, dx की वैल्यू यहां से निकाली, इधर पुट कर दीजिए, हो जाएगा सॉल्व। तो स्मॉल आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, स्मॉल ए से स्मॉल बी तक। आज मैंने क्या सोचा था कि मैं ये सब तो हलवा होगा आप लोगों के लिए। आज मेरा टारगेट था कि किरचॉफ लॉ को मैं टच कर देता, 1 घंटा बढ़ा दिया मेरा। ये सब क्वेश्चन मैंने लिटरली करवाने के सोचे नहीं थे, मैं सोचा था मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग आंसर बताते जाएंगे कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। आपने 40-45 मिनट मेरा इसी में ले लिए। मैं सोल्यूशन नहीं करवाया क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन,
अभी स्टार्ट ही हुआ, इससे पहले तो पढ़ा ही नहीं है, हैं 11th-12th में। चलिए कोई नहीं, कर लेंगे, मैनेज कर दूंगा 1 घंटा, इसी वीक में कर दूंगा, 15-15 मिनट और ले लूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आज 5:30 तक, मैंने बोला था ना वेडनेसडे फ्राइडे 5:30 तक अनुष्का की क्लास होती है 5:30 बजे, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं, कल हम लोग 6:15 तक क्लास करेंगे, मैनेज करना है आज का 1 घंटा जो बर्बाद किया मेरा, ठीक है। Yes, sir. चलिए, Thank you, sir. वेलकम।